हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी मेन सेंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन है वीक थर्ड का फर्स्ट सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से, एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडर्न इंडिया सेक्शन से, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये जो क्वेश्चन है आपका आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि जो गुप्त मूर्तियां हैं न केवल आने वाले समय के लिए भारतीय कला के मॉडल बनी रही, बल्कि जो वर्तमान भारत की सीमाओं से परे उन क्षेत्रों में भी मूर्तियों के आदर्श के रूप में इन्होंने काम किया। तो इस बात को आपको प्रमाणित करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो गुप्त मूर्तियां हैं भारतीय कला के मॉडल बनी रही, और इसने भारत की सीमाओं से परे जो मूर्तियां हैं उनके लिए भी एक आदर्श के रूप में काम किया, यानी कि उनको प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच वही रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसमें अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो 4th एडी में गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ी, उसने भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति कला में उत्कृष्ट चरण के शुरुआत का वह प्रतीक था। इसके अलावा गुप्त काल में पूर्ववर्ती चरणों की जो कलात्मक गतिविधियां थी, उसकी जो सभी प्रवृत्तियां एवं रुझान को गुप्त काल ने अपने समय पर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इसके अलावा ये जो मूर्ति कला थी, अमरावती एवं मथुरा की जो प्रारंभिक उत्कृष्ट मूर्ति कला थी, उसका वह तार्किक परिणाम थी। साथ ही साथ इस काल में जो मूर्तिकारों ने कला और विचार के मध्य और जो बाहरी एवं आंतरिक बुद्धिमत्ता के साथ और जो आध्यात्मिक संकल्पना के बीच एक निकट सौहार्द स्थापित करने का प्रयास अपनी मूर्ति कला के माध्यम से किया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें उत्तरवर्ती शताब्दियों तक भारतीय कला के रूप में गुप्त काल की मूर्तियों को प्रस्तुत करने के बारे में, तो जो गुप्त काल की बुद्ध मूर्तियां थीं, कई विद्वानों का मत ये था कि ये जो मूर्तियां हैं गंधार एवं मथुरा शैली से विकसित हैं। इसके साथ ही इस काल के कुछ प्रतिनिधात्मक रूप हमें देखने को मिलते हैं सारनाथ के धमेक स्तूप में, अजंता एवं अहि क्षेत्र की बौद्ध गुफा के अंतर्गत। इसके अलावा मंदिरों की मूर्तियों के बारे में अगर हम बात करें, तो उदयगिरी की जो शैलकृत विष्णु की मूर्तियां हैं, देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है, यूपी का जो भीतर गांव सर्वाधिक पूर्ण रूप से स्थापित गुप्त मंदिर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गुप्त काल की मूर्ति कला के बारे में, तो गुप्त कला के एक भौगोलिक सर्वेक्षण ने यह ज्ञात किया कि लगभग प्रत्येक केंद्र इस स्वर्ण युग के सार से प्रभावित है। इसके साथ ही जो परवर्ती राजवंश थे उत्तर एवं दक्षिण में, इस कला के कलात्मक सौंदर्य को उन्होंने आत्मसात किया था। इसके अलावा अजंता में जो शैल सतह को बौद्ध विषय और जो उच्च नक्काशी युक्त जो रूपांकनों के साथ परिष्कृत रूप से इसको निर्मित किया गया था, जिसमें बुद्ध का प्रभाव मंडल, बड़े आकार की मूर्तियां और स्तूपों पर जो सजावटी पत्थर की महारत इनके द्वारा हासिल की गई थी, जिस पर गुप्त काल की मूर्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गुप्त काल की जो सभी गोलाकार जो मूर्तियों में त्रिबिंबीय जो प्रभाव उत्पन्न होता था, साथ ही साथ गोल मूर्तियां बनाने में कलाकारों ने पत्थर, मिट्टी, लकड़ी एवं कांसे का प्रयोग किया, और ये जो मूर्तियां थी भावबोधक एवं आकर्षक प्रतीत होती हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें जो उदयगिरी की गुफाओं और जो दशावतार मंदिर में जो क्रमशः वराह एवं विष्णु की मूर्तियां हैं, उस पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की भारत के अंतर्गत गुप्त काल की मूर्ति कला के प्रभाव के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत की सीमा से परे गुप्त काल की मूर्ति कला के प्रभाव के बारे में, तो जो पूर्वी एवं मध्य एशियाई जो बौद्ध कलाओं पर उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता जितना कि गुप्त काल का उन पर पड़ा। इसी कारण से सरमन ई ली ने इस काल की जो मूर्ति कला शैली को अंतर्राष्ट्रीय शैली का दर्जा दिया। इसके अलावा विद्वानों का मत ये था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य जो बुद्ध प्रतिमाएं थीं, उसको तीर्थयात्रियों द्वारा अपनी जन्मभूमि में वापस ले जाई गईं, तो जिससे पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया में इनका प्रसार हुआ। इसके साथ ही श्रीलंका का जो अनुराधापुर के जो इसुरु मुनिया मठ के अंतर्गत इसमें जो मिथुन आकृति मिली है, वे गुप्त काल के प्रभाव का ही प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की मूर्ति कला के बारे में, तो इसमें जो निष्पादन में पूर्ण निपुणता और जो बुद्ध प्रतिमा की जो मुखाकृति है, उसमें प्रभावी शांत चित्ता को इसके अंतर्गत अपनाया गया है। और ये जो श्याम, कंबोडिया, बर्मा, जावा और मध्य एशिया, चीन एवं जापान में स्थानीय रूप से कुछ परिवर्तन इसके अंतर्गत किए गए हैं, और ये जो हमें गुप्त काल की मूर्ति कला का ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो थाईलैंड में बौद्ध कला का जो विकास है, भारतीय व्यापारियों के सीधे संपर्क एवं मौर्य साम्राज्य के विस्तार दोनों से इसको लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही जो चंपा की भारतीय सभ्यता 500 ईस्वी के पश्चात जो वर्तमान मध्य एवं दक्षिणी वियतनाम है उसके तट के साथ फली फूली थी। और इसमें जो गोलाकार स्वतंत्र खड़ी एवं ऊंचे आधार पर नक्काशी से युक्त जो लाल बलुआ पत्थर की जो मूर्तियां हैं फिर गुप्त काल का प्रभाव ही इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो जो अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र है उसमें विद्वानों द्वारा भारत के गुप्त काल और ईरान के जो सासेनियन काल की शैलीगत प्रभावों के साथ साथ हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों को भी वहां पर देखा गया है। तो ये हमने बात की भारत की सीमा से परे गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसके प्रभाव के बारे में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो गुप्त मूर्ति कला एक परंपरा का प्रतीक है जहां कला की तकनीकों को सिद्ध किया गया और इसके निश्चित आकार विकसित इसके अंतर्गत किए गए जो कि सौंदर्य के आदर्श रूपों को सटीकता के साथ बताते हैं। इसके अलावा ये अंधेरे में कोई वस्तु टटोलने के समान नहीं बल्कि ना ही कोई प्रयोगात्मक था, बल्कि ये अत्यधिक विकसित सौंदर्य बोध और कुशल हाथों द्वारा इनका निष्पादन किया गया था जो कि उत्तरवर्ती युगों के कलाकारों के साथ साथ भारत के बाहर भी एक आदर्श बन गया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी सेक्शन से है जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हैं उसमें तापमान, दबाव और घनत्व में बदलाव की इसमें आपको चर्चा करनी है। साथ ही साथ इसमें आपको ये भी बताना है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का जो अध्ययन किया जाता है उसका क्या महत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है जिसमें आपको ये बताना है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसमें तापमान, दबाव और घनत्व में किस तरीके से बदलाव आता है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के जो अध्ययन करने से हमारा क्या फायदा होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह लगभग 6370 किलोमीटर है जिससे कि इसमें जो केंद्र तक पहुंचना हमारे लिए असंभव है। अगर हम बात करें तापमान में वृद्धि की, तो तापमान में वृद्धि उन कारकों में से एक है जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष अवलोकन को सीमित करती है। इसके साथ ही जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कैसा दिखता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी की संरचना के बारे में, तो इसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है जिसमें शामिल है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये इसका जो संरचनात्मक विभाजन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके गुरुत्वीय तरंग वेग के आधार पर, तो इसमें एक स्थल मंडल होता है, एक एस्टेनोस्फीयर होता है जिसको दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें मध्य मंडल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के अंतर्गत इसका विभाजन किया जाता है। जिसमें अगर हम बात करें स्थल मंडल की, तो इसमें जो क्रस्ट है जिसमें महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट का हिस्सा आता है। इसके साथ ही एस्टेनोस्फीयर के अंतर्गत ऊपरी मेंटल वाला हिस्सा आता है और इसमें जो मध्य मंडल होता है उसके अंतर्गत निचली मेंटल वाला हिस्सा आता है। इसके साथ ही जो कोर होता है वह बाह्य कोर और आंतरिक कोर दोनों में बटा होता है। तो जो पृथ्वी की संरचना का संरचनात्मक विभाजन होता है वह इन 3 रूपों में किया गया है, जबकि जो यांत्रिक विभाजन किया गया है वह इस तरीके से इसमें किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो तापमान आधारित अध्ययन के बारे में, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर इसके अंतर्गत बढ़ता जाता है और ऐसी स्थिति हमें खान एवं कुओं में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा आंतरिक भाग से जो निकला लावा है वह भी ये प्रमाणित करता है कि अंदर जो तापमान है वह ज्यादा होता है। इसके अलावा तापमान में वृद्धि की जो दर होती है सतह से केंद्र तक एक समान नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें हर 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह इसके अंतर्गत बढ़ने लगता है शुरुआत में। इसके बाद ऊपरी 100 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगता है पर किलोमीटर पर। इसके बाद अगले 300 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगता है पर किलोमीटर पर। इसके साथ ही गहराई में जब हम पहुंच जाते हैं तो इसमें 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है पर किलोमीटर पर। इसके साथ ही अगर हम बात करें सतह के नीचे जो तापमान में वृद्धि की दर होती है वह गहराई के साथ इसके अंतर्गत डिक्रीज होती जाती है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है केंद्र की ओर वह इसके अंतर्गत बढ़ने लगता है। और इसमें जो केंद्र में तापमान होता है लगभग 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और ये ठोस अवस्था में होता है क्योंकि जो ऊपर की सामग्री होती है वह नीचे उस पर दबाव बनाती है, जिसके कारण से ये ठोस अवस्था में जो इसका आंतरिक कोर है वह इसके अंतर्गत होता है। चूंकि इसका जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसके कारण से इसको लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ऊपर की सामग्री का भारी दबाव होने के कारण ये ठोस अवस्था में हमें मिलता है। इसके साथ अगर हम बात करें इसमें दाब आधारित अध्ययन के बारे
बारे में, तो जब तापमान की तरह ही जब सतह से हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो इसमें जो दबाव है इसके अंतर्गत टेम्परेचर की तरह ही बढ़ने लगता है। और ये किस कारण से होता है? ये ऊपरी सामग्री के भार के कारण से होता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो उच्च तापमान पर अगर जो होने के कारण तो इसको एक लिक्विड स्टेट में होना चाहिए कोर को, लेकिन इसमें जो भारी दबाव पड़ता है ऊपर के पदार्थ का, तो ये जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं वे ठोस के गुण को इसमें प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें घनत्व आधारित अध्ययन के बारे में, तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे निकेल एवं लोहे जैसे जो भारी पदार्थ हैं वे केंद्र की ओर उपस्थिति के कारण पृथ्वी की जो परतों के घनत्व केंद्र की ओर इसके अंतर्गत बढ़ता जाता है। यानी कि जब हम केंद्र की ओर जाते हैं तो इसका जो घनत्व है वह इसके अंतर्गत बढ़ता जाता है। और इसमें जो औसत घनत्व होता है जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं तो ये इसके अंतर्गत इंक्रीज होने लगता है। और केंद्र में लगभग इसका जो घनत्व होता है वह 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये हमने बात की पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान, दाब और घनत्व के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें पृथ्वी के आंतरिक भागों के अध्ययन के महत्व के बारे में, तो हम मिट्टी, पानी, धातु और औद्योगिक खनिज और जो हमारे ऊर्जा जैसे मूल्यवान संसाधनों के लिए हम पृथ्वी पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में पृथ्वी के आंतरिक भागों के अध्ययन करने से हम ये जान जाते हैं कि इनको कैसे खोजा जाए और इनका दोहन किस तरीके से किया जाए। इसके साथ अपने पर्यावरण एवं उसके भीतर जीवन के विकास को समझने के लिए चट्टान एवं जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जिससे हम भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान जैसे अपने जोखिमों को कम करने का इसमें सीख सकते हैं। इसके साथ ही हम समझ सकते हैं कि जो अतीत में पृथ्वी की जलवायु कैसे और क्यों बदली, जिससे हम भविष्य के जलवायु परिवर्तन को समझ सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य में इसके गंभीर खतरों से भी बचा जा सकता है। अगर हम बात करें पृथ्वी के बारे में, अपने ज्ञान का उपयोग करने से हमें सौरमंडल के जो अन्य ग्रह हैं उसके साथ संबंध को समझने के लिए भी इसके अंतर्गत मदद मिलती है। तो ये हमने बात की पृथ्वी के आंतरिक भागों के अध्ययन के महत्व के बारे में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमें पृथ्वी की बेहतर समझ प्रदान करता है और ये जो भूकंप, ज्वालामुखी और जो प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने में भी हमें मदद करता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के मॉडर्न इंडिया सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी चरण की प्रकृति की विवेचना कीजिए और इसमें आपको लगता है कि ब्रिटिश न्याय और निष्पक्षता की भावना में उनका जो महान विश्वास था उनकी सबसे बड़ी कमी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको जो उदारवादी चरण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसके बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि उनकी जो नीति थी ब्रिटिश न्याय और निष्पक्षता की भावना में उनके महान विश्वास की, तो वह उनकी सबसे बड़ी कमी थी। तो इसके बारे में भी आपको विवेचना करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो नरमपंथी थे यानी कि जो उदारवादी थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन प्राप्त किया जाए और इसके लिए उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण वह करते थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उदारवादी चरण की प्रकृति के बारे में, तो 1885 से 92 तक जो उनकी मांग थी कि विधान परिषद का विस्तार किया जाए, उसमें सुधार किए जाए, साथ ही साथ जनता के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए परिषद की सदस्यता और परिषद की जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत वृद्धि की जाए। इसके अलावा भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने के लिए भारत में आईसीएस की जो परीक्षा है वह उसका आयोजन किया जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। इसके साथ ही इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और 1878 के जो शस्त्र अधिनियम हैं उनको निरस्त इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीयों की शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जाए, प्रेस एवं प्रकाशन के माध्यम से ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियों की आलोचना की जाती है उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। तो इस तरीके की जो मांग थी वे उदारवादी चरण की प्रकृति के आधार पर ये प्रस्तुत किया करते थे। इसके साथ ही भारत की जो बढ़ती हुई गरीबी थी और जो अकाल था उसकी जांच की मांग भी इनके द्वारा की गई और जो लगभग सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक आर्थिक नीतियों के खिलाफ इन्होंने शक्तिशाली बौद्धिक आंदोलन आयोजित किए, जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक जो ढांचे में इन नीतियों को समझने और दूसरों को समझाने का प्रयत्न इनके द्वारा किया गया। तो ये हमने बात की उदारवादी चरण की प्रकृति के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें
करें उदारवादी चरण की मांग के बारे में, तो इन्होंने उपनिवेशवाद की राष्ट्रवादी आलोचना का केंद्र बिंदु एक जो धन का बहिष्करण का जो सिद्धांत था, यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी, वह दादा भाई नेहरूजी के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया, जिसमें जो आरसी दत्त थे, उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास नामक एक आलोचना इसके अंतर्गत प्रस्तुत की। इसके साथ ही सार्वजनिक पर्स पर भारतीय नियंत्रण की जो मांग थी इनके द्वारा की गई, जो कि अमेरिकियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाई थी। इसके साथ ही इनके द्वारा यह कहा गया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं, तो इस विचार को इन्होंने प्रेषित किया। इसके साथ ही सैन्य खर्च को कम करने एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी गतिविधियों के लिए धन आवंटन की मांग इनके द्वारा की गई। इसके अलावा भू राजस्व में कमी और नमक कर समाप्त करने की मांग इनके द्वारा रखी गई, और साथ ही साथ जो उत्पादों पर आयकर और जो आयात शुल्क लगाने, जो कि अमीर वर्ग के उपभोग के लिए जो वस्तुएं होती थी उन पर इसमें आयकर लगाने और आयात शुल्क लगाने का। इसके साथ ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा आर्थिक आलोचना पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों के विनाश और शोषण का प्रतिनिधित्व करती है, ये इसके अंतर्गत विचार प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तान रिव्यू, जो कि विदेशी पूंजी के उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय पतन की व्यवस्था के रूप में इसमें वर्णित किया गया, और उन्होंने भारतीय उद्योगों के विकास और संरक्षण की मांग की। इसके साथ ही इस संबंध में सरकार की विफलता देखकर स्वदेशी या भारतीय वस्तुओं का जो उपयोग था वह इसके अंतर्गत बढ़ गया, जिससे कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के विचार को इसने लोकप्रिय बनाया। तो ये हमने बात की उदारवादी चरण की मांग के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें उदारवादी चरण की सीमाओं के बारे में, तो इसमें जो नरमपंथियों के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन नहीं किया गया, क्योंकि उनका भी अंग्रेजों की जो उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक परंपरा थी उसमें आंतरिक विश्वास था। इसके अलावा वे ब्रिटिश शासन की शोषक प्रकृति के प्रति तो वे सचेत थे, लेकिन उसके अंतर्गत वे सुधार की मांग करते थे, न कि उनके निष्कासन की। इसके साथ ही जन आंदोलन में जो लोकप्रिय माध्यम था उसके विपरीत वे शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन की प्रभावशीलता में विश्वास उनके द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही इसमें केवल शिक्षित वर्गों तक सीमित प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत था, जो कि उनकी संकीर्ण सामाजिक आधार का होना और नेताओं की जनता में विश्वास की कमी होने का प्रतिनिधित्व करता था। इसके साथ ही तत्काल मांग पूर्ण सुशासन या जो लोकतंत्र का उनका नहीं था, बल्कि उसके अंतर्गत ही सुधार की वे प्रार्थना करते थे। तो ये बात की हमने उदारवादी चरण की सीमाओं के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें उदारवादी राष्ट्रवादियों के योगदान के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में आरसी दत्त, दिनसा बाचा और अर्थव्यवस्था का इनके द्वारा विश्लेषण किया गया, और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो सिद्धांत था वह इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा नमक कर समाप्त किए गए, भू राजस्व कम किया गया, बागान श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लेकर आए। इसके साथ ही परिषदों के विस्तार, भारतीयों की जो भागीदारी थी वह इसके अंतर्गत इंक्रीज हुई विधानसभा के अंतर्गत, और जो एक लोकतांत्रिक सुशासन के दीर्घकालिक उद्देश्य को इन्होंने प्राप्त करने में मदद की। साथ ही साथ प्रशासनिक सुधारों के लिए भी अभियान चलाए, न्यायिक कार्यों की कार्यकारी कार्यों से अलग करने में भी इनका योगदान रहा। तो ये हमने बात की उदारवादी राष्ट्रवादियों के योगदान के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो इन्होंने साम्राज्यवादी शासन के राजनीतिक एवं नैतिक प्रभाव को कम करके राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण किया। साथ ही इन्होंने जनता में साम्राज्यवाद विरोधी जो भावना थी उसको विकसित करने में इन्होंने मदद की, लेकिन इनका जो राष्ट्रवादी जनता विशेषकर महिलाओं को शामिल न करके, सभी को वोट की मांग न करके और लोकतांत्रिक आधार को व्यापक करने में ये विफल रहे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के मॉडर्न इंडिया सेक्शन से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी।